हेलो स्टूडेंट्स, आप नीट 2026 की तैयारी कंप्लीट कर चुके हैं। आपका बायो का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। आपने बायोलॉजी का रिवीजन कर लिया है और इस लास्ट वीक में आप अपनी प्रिपरेशन में कोई भी कमी नहीं चाहते। अभी ओनली नीट बायोलॉजी को फ्रेमवर्क को कंसीडर करता हुआ मैं ये वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो ऐसे बच्चे जो अपने नीट 2026 में बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहते अपनी तरफ से, ठीक है, और पूरी तरह से तैयार हैं, या वे बच्चे जो रिपीटर हैं या वे बच्चे जो फ्रेशर हैं, सभी के लिए वीडियो लेक्चर काम का है। ठीक है, हम सुनते हैं हर फैकल्टी से, या केमिस्ट्री की हो या बायो की हो या फिजिक्स की हो, कि बायोलॉजी आपके लिए इजी गोइंग में रहेगी, उसे कर दीजिएगा। कोई बच्चा के टीचर बोलता है कि बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन स्ट्रेटेजी कर दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कई टीचर्स अक्सर ये कहते हुए मिलते हैं, या कई बच्चे जो होते हैं जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, वो बोलते हैं कि देखो हमारी एनसीईआरटी की बुक है, इसको हमने इस तरह से हाईलाइट कर रखा है, आप भी ऐसा कीजिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, ऐसी कई थिंग्स होती हैं, फिर भी हम लोग देखें कि नीट 2024 और नीट 2025 देन दोनों पेपर में बायो के अंदर कितना फर्क था, कितना डिफरेंसेस थे, और उन डिफरेंसेस ने कई बच्चों को अलग कर दिया और नीट 2025 से बाहर कर दिया। तो हम ऐसी मिस्टेक ना करें, तो हमें किन किन चीजों का बायोलॉजी में ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए, और हमें जिससे जो कहा जाता है, जो उम्मीद की जाती है कि हम बायोलॉजी में मार्क्स ले आएंगे, वो आ भी जाए। तो उसी पैटर्न को हम एनटीए के उसी सीक्रेट को आउट करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एनटीए के जो पेपर सेटर हैं बायोलॉजी के, वो किस किस तरह से सोच सकते हैं, और हमें इस तरह से प्रिपरेशन रहना चाहिए कि उन क्वेश्चंस के आंसर किस तरह देंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बेटा। पहली बात, नीट 2005 से क्या सीखा हमने 25 से, ये हमारा है। और अगर हमने इस चीज को देख लिया, इस वीडियो को ध्यान से सिंसियर से देख लिया, तो चांसेस है कि हमारे बायो में 90 से 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, हमारी गलतियां ना हो। चलिए, फर्स्ट स्लाइड को देखते हैं हम। फर्स्ट स्लाइड ये है कि भाई हम सब जानते हैं कि बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन आएंगे। अब एक टाइम फ्रेम वर्क भी हमारे पास 90 मिनट का ही है, क्योंकि अगर हम देखें तो बाकी भी 90 क्वेश्चंस को सोल्व करना है केमिस्ट्री और फिजिक्स के। तो बच्चा एक सोच के चलता है कि यार मैं 90 मिनट तो बायो में ना लूं, क्योंकि बायो थोड़ी सी मेरे लिए इजी जाएगी, तो मैं इसमें 80 मिनट में कर दूं या 75 मिनट में इसको अटेंड कर लूं। तो अब वो 80 या 75 मिनट में कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये उसकी पूरी तैयारी और उसकी प्लानिंग पर डिपेंड करता है। और उसी प्लानिंग में हम लोग ध्यान रखें कि वो 90 क्वेश्चन जब अटेंड करेगा तो टाइम कितना लेगा, ये बहुत वेरिएबल थिंग है। दूसरी बात, उसका जो पेपर को अटेन करने का पैटर्न क्या है, वो बायो को पहले लग रहा है, केमिस्ट्री को बाद में, या फिजिक्स को उसके बाद, या वो फिजिक्स पहले केमिस्ट्री हो फिर बाद में बायो ले रहा है। जनरली जो अडोप्टिव पैटर्न है, मैक्सिमम बच्चे उसको फॉलो करते हैं। वो क्या होता है, पहले वो बायो करते हैं, देन वो केमिस्ट्री करते हैं, और उसके बाद वो फिजिक्स लेते हैं। यानी इस पैटर्न को वो अडोप्ट करते हैं। ये आपके ऊपर है, आपकी तैयारी के ऊपर है, आप कैसी प्रिपरेशन करें उसके ऊपर है कि आप कौन सा पैटर्न अटेन करना चाहते हैं। वो मेरा मसला ही नहीं है। लेकिन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, अब एनटीए जो पेपर बनाएगा उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे हैं, उन क्वेश्चंस को हम किस तरह से अटेंड करेंगे, उस पर हम लोगों को ध्यान देना है। और मेरा जो आज का लेक्चर है, इसी को कंसीडर कर कर बनाया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं पहली स्लाइड। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में सबसे पहले आता है एनसीईआरटी बेस्ड, जिस पर ज्यादा कंसीडर करते हैं ज्यादातर स्टूडेंट। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन स्टडी कर लेते हैं, उसको हाईलाइटर से हाइड कर लेते हैं। कई बच्चियां दिखाती देखो मैंने कितना अच्छा हाईलाइट किया था और मेरे बायो में इतने आए थे। अब वो पैटर्न नहीं रहा कि आप उनके चक्कर में आ जाएं कि मैंने इतना हाईलाइट किया था, वो भी हाईलाइट कर लेंगे। तो पेपर का पैटर्न अब समझने वाला हो गया है। वो बच्चे जो बायो को समझकर अच्छी तरह कंसेप्चुअल स्टडी कर रहे हैं, उनके मार्क्स आएंगे। एनसीईआरटी में देखिए जो क्वेश्चन आते हैं, अब उसमें दो तरह की बात है। ये 70% सेफ क्वेश्चन है, आपको आता है तो कर दीजिए, है ना। 20% आप रिस्क भी ले सकते हैं, तो 90% चांस है कि आपके सही होंगे। 10% जो चांसेस हैं कि वो गलत हो सकते हैं, क्योंकि आपने कुछ सोचा और निकला कुछ और। ठीक है ना, जैसे हिस्ट्री में अक्सर होता है, तो हमारी एसएस होती है, 10 तक हमने एसएस की थी, तो वहां जो गलतियां होती हैं वो यहां भी हो जाती हैं। लेकिन मैंने क्या बोला, 90% आप सब लोग वेल गुड है। सबसे ज्यादा इसी के लिए कहा जाता है बायोलॉजी वालों को कि भैया तुम्हारे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे तो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आ रहा है। लेकिन वो 90% है, और ऐसे क्वेश्चन 80 में से 50% क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि भैया चलो ठीक है, इतने क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन 10% रिस्क को अगर अपन देखते हैं, तो ये रिस्क ऐसा है जो आपको परेशान कर सकता है। एक क्वेश्चन देखिए, जैसे लास्ट के पैटर्न से, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड, ओव्यूलेशन ऑप्शन दिया था, मेनोपॉज
दिया था एंड क्या दिया था, डायपर्स। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बच्चे ने मेहनत किया, आंसर ले लिया, टिक करा, पढ़ा, टिक किया, तो बच्चे के लिए सेफ है और जो आपका टाइम है बचाएंगे। लेकिन ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इमेज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ इज ए नॉन स्पेसिफिक। देखिए बोल दिया नॉन स्पेसिफिक एट द टाइम ऑफ बर्थ। टाइप ऑफ डिफरेंस इन ह्यूमन बॉडी हम जानते हैं इननेट है, इननेट के सबसे टाइम ऑफ बर्थ बोल दिया यार, इज नॉन स्पेसिफिक है, तो ये इननेट है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। तो ये फर्स्ट टाइप हो गया, हमने एनसीईआरटी देखी, हमने उसको अच्छी तरह से पढ़ रखा है, हमने लाइन से लाइन मैच किए, हमारे दिमाग में चीज मेमोराइज है और हमने इसको ले लिया। अब 10% जो रिस्क है वो आप उठा सकते हैं, 20% रिस्क से 90% क्वेश्चन हो जाएंगे, 10% क्वेश्चन आप लेफ्ट कर सकते हैं, ये मेरी राय है। अगर कोई लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही है थोड़ी आप उससे। अब ये 10% लेफ्ट करने वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं देखते हैं। ये क्वेश्चन होते हैं जनरली एनसीईआरटी बेस्ड बट लर्न टाइप क्वेश्चन, जिनको लर्निंग करेंगे आप, याद करेंगे। ये ईयर्स हो सकते हैं, कोई साइंटिस्ट हो सकता है, ठीक है ना। अगर आपको आते हैं तो वेरी गुड। जैसे लास्ट क्वेश्चन आया था बड़ा सिंपल सा आया था, क्या था, हु इज ए नॉन फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। तो आर मिश्रा सबको मालूम है, रामदेव मिश्रा, बच्चे पढ़ लेते हैं और उनको मालूम होता है, तो ऐसे क्वेश्चन को तो कौन छोड़ेगा। लेकिन कोई ईयर्स आ गया कि बायोडाइवर्सिटी से संबंधित कोई ईयर दीजिए, या कोई उसने पूछ लिया कि भाई सेल थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट जर्मन थे, जैसे अभी लास्ट ईयर था, या उनके किस ईयर्स में श्लेडर ने काम किया, किस ईयर ने शॉर ने काम किया। तो ऐसे अगर आपको ईयर्स कंफर्म मालूम है तो कीजिए, वेरी गुड, है ना। अगर आपको ईयर्स कंफर्म नहीं है तो फिर आप उस पर छोड़िए। लेकिन अगर आपने ये तैयारी भी कर ली है तो मैं आपको कंसिडर करना चाहता हूं कि जो जो बायो की एनसीईआरटी में ईयर्स और साइंटिस्ट है उनको भी एक बार अंडरलाइन करके उनकी टेबल रखिए अपने पास, जो आपने रख रखी होगी। अगर नहीं रख रखी है तो नया काम तो करना ही नहीं ना आपको। आप एक छोटी सी बुक खोलिए, हर पेज को पलटिए, वहां ईयर्स आ जाएंगे। अपने किसी भाई बंधु को दे दीजिए कि जहां जहां ईयर लिखा हो, साइंटिस्ट लिखा हो, तो उनको लिख के मुझे तैयार करके मुझे दे दे, ताकि एक बार में जाने से पहले उसको भी देख लूंगा। तो ऐसे क्वेश्चन में गलती के चांस नहीं रहना चाहिए, ये इजीली अटेम्प्ट होते हैं और आप आराम से कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो नोट अटेंड कीजिए, इसको फिर अटेंड मत कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए फिर बना ही नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो एक मिस्टेक कर जाते हैं बड़ी। तो मेरी तो राय है कि ऐसे क्वेश्चन कभी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इजी गोइंग क्वेश्चन होते हैं। बस आपकी जो लर्निंग करने वाला माइंड होना चाहिए, याद करने वाला, रट्टा मारो रट्टा वाला, वो बेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपसे सोल्व हो जाता है। अब यहां तक तो हमें दिक्कत नहीं आती है बायोलॉजी वालों को, ठीक है ना, यहां तक तो हम बहुत बढ़िया रहते हैं। अब आता है मेनी ऑप्शंस, टू और मोर वाले क्वेश्चंस। जहां एक क्वेश्चन में क्या होता है, मीडियम रेंज के क्वेश्चन होते हैं, टाइम टेकिंग है। तो अब टाइम दो शुरू के दो क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता हमसे, लेकिन ये तीसरे टाइप में हमसे टाइम लगेगा और टाइम टेकिंग क्वेश्चन होंगे। अब इन टाइम टेकिंग क्वेश्चन में हम क्या ध्यान रखेंगे, 10 से 20% चांस है कि यहाँ आपके रॉन्ग हो सकते हैं। तो आप कितने ध्यान से पढ़ रहे हैं, पहली बात तो ये क्वेश्चन को आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को दिमाग में नहीं रखे हुए। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि अब आपको आंसर तक पहुंचना है। तो देखिए इन क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे लास्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फ्लोइंग माइक्रोब्स इज नॉट। अब ध्यान जल्दी से अगर नहीं दिया तो नोट की जगह यस हो जाता है, वो इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका हाउस होल्ड प्रोडक्ट में माइक्रोब्स का यूज नहीं होता है। तो अब नहीं होता है, उसमें बहुत लंबी रेंज दी गई, एस्परजिलस नाइजर, लैक्टोफिलस, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, है ना, प्रोपोनियम शर्मानाई। तो ऐसे आपको ऑप्शन दिए 5, है ना। और उसमें से कहा गया कि भाई आप इनमें से कौन से करेक्ट ऑप्शन है जो नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट। तो आप देखिए एस्परजिलस नाइजर का हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कोई रोल नहीं, डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और सी में देखिए सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट तो है एल्कोहल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है। तो बच्चों को एक तो दे दिया उसने पैथोजन वाला, और एक दे दिया उसने बच्चा उलझे कि भाई ईस्ट, कि भाई ईस्ट से बनता है एल्कोहल, तो एल्कोहल वो सोचे कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट है या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, तो वहां गलती करे वो। तो इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम जाएगा, बच्चे के सोचने वाला माइंड कितना अच्छा है उस पर डिपेंड होगा, और फिर उसको आंसर मिलेगा। तो मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि आप किस तरह से इसकी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। चलिए अगली बात आती है, मैं थोड़ा टाइम बचा रहा हूं क्योंकि बहुत क्रूशियल टाइम है, तो मैं जल्दी जल्दी डिस्कस भी कर रहा हूं और आपको समझाना चाहता हूं, वो मैं काम भी पूरा करना चाहता हूं, ठीक है। अब क्रॉस मैचिंग क्वेश्चन देखिए, क्रॉस मैचिंग क्वेश्चन बहुत सुने हमने, प्रैक्टिस भी कर रखी है, ठीक है, प्रैक्टिस भी कर रखी है। तो इजी वाले होते हैं ये, जो इजी क्यों होते हैं, क्योंकि आप दो चीजों को मैच कर सकते हो कि भैया ये चीज मैं जानता हूं, तो दो ही मैच हो गए ना, तो आपके आंसर निकल जाएंगे। कभी कभी तो एक मैच हो जाता है, उससे भी आंसर निकल जाता है। 50% चांस है इसमें टाइम लगता है, 50% चांस है टाइम नहीं लगता। अगर आपको एक मैच से आंसर दिया, एंटी ज्यादा उलझाना नहीं चाहता आपको, तो एक मैच मिल गया तो भी आंसर निकल जाएगा। दो मैच मिल गए
तो आंसर निकल गया तो वेरी गुड। 3 मैच में भी निकल रहा है मतलब वो एनटीए चाहता है कि आप उलझो क्वेश्चन में, ठीक है ना। और मस्ट अटेंड क्वेश्चन होते, करना ही चाहिए आपको। 10% इसके चांस है, मैक्सिमम मेरे हिसाब से बच्चे आंसर निकाल लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस का। देखिए जैसे एक एग्जांपल है आपके पास, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था, द एक तो दिया द एविल क्वार्टर एक्स2 कंजर्वेशन लेंटाना कमारा और डोडो, और सामने दिए क्रायो प्रिजर्वेशन एलियन स्पीसीज इन्वेजन कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड एक्सटेंशन। तो बड़ा आसान सा होता है कि बच्चा अगर जानता है कि द एविल क्वार्टर क्या है, एक्सटेंशन है, बिल्कुल ऐसी हरकत है जिससे क्या होगा, उस स्पीशीज का एक्सटेंशन हो जाएगा। बी में क्या है, एक्स2 कंजर्वेशन में क्या होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं आप लैब से बाहर, अपने नेचुरल हैबिटेट से बाहर प्रिजर्वेशन करते हैं, तो क्रायो प्रिजर्वेशन आ जाएगा एक्स2 में। थर्ड देखिए लेंटाना कमारा क्या है, लेंटाना कमारा कोजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस का है, बिल्कुल सही बात है। और डी का है जो फॉर मैशी कर रहा है, डोडो जो है डोडो काय के लिए रेस्पॉन्सिबल है, एक्सटेंशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो हम लोग ध्यान दें कि इस तरह से जो थर्ड ऑप्शन हम लोगों को मिला, एविल क्वार्टर एक्स2 कंजर्वेशन, ठीक है ना, लेंटाना कमारा और डोडो, तो एक बार आप सोच सकते हैं तो इसका थर्ड ऑप्शन मिल जाता है, ए का थर्ड, बी का 1, सी का सेकंड, डी का 4। अब यहां अगर आप मैच कर लेते, एक भी मैच कर लेते हैं कि यार एक्स2 कंजर्वेशन जो है वो क्रायो प्रिजर्वेशन से है, और बी का 1 देखिए किसी में भी बी का 1 नहीं है, बी का सेकंड, बी का सेकंड, बी का 1, बी का 4, तो बी का 1 अगर एक भी पकड़ में आ गया ना आपको कि क्रायो प्रिजर्वेशन किससे रिलेटेड है, एक्स2 से, फटाना आ गया। लेंटाना कमारा जो सी ऑप्शन है वो किसके लिए, एलियन स्पीशीज इन्वेजन के लिए। तो एलियन स्पीशीज के लिए आपको जैसे याद है फट से आपने तो कर लिया आंसर, तो एक ऑप्शन से भी काम चल जाता है। देखो लास्ट ईयर क्वेश्चन है, मेरा बनाया क्वेश्चन नहीं है, तो एनटी आपको इतना भी नहीं उलझाएगा कि आप आंसर निकालें, कुछ ज्यादा ही उलझाना चाहता है तो वो 2 मैच पर जाता है, वरना एक मैच से ही आंसर निकल जाता है। 2 मैच से निकल जाएगा नॉर्मली आपके लेवल पर, इससे ज्यादा नहीं उलझाएगा आपको। चलिए अगला जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, लॉन्ग टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं, मीडियम टू हार्ड रेंज के होते हैं। 70% चांस है इनको सही कर लोगे आप, 30% चांस थोड़ी दिक्कत होती है, गलत हो सकते हैं आपसे। रिस्क है, रिस्क तो है 90 से 100% रिस्क, क्योंकि टाइम बहुत लंबा जाता है, एक तो टाइम चला जाता है, उस टाइम से बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो उस फ्रस्ट्रेशन में साइकोलॉजिकली वो परेशान होता है। अगर आपको ये समझ में आ गई लाइन कि उलझा रहा है और कुछ मतलब नहीं है, तो फिर तो वेरी गुड कर ही लीजिए। लेकिन अगर आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ी चांसेस है, तो फिर इसको आप लैपटॉप कीजिए, छोड़िए। क्लियर। अब जैसे क्वेश्चन देखिए आप, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और 4 ऑप्शन दिए गए, पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑक्सीजन की, तो फिर भी छोटा क्वेश्चन है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कैन बी इन्वॉल्व इन प्रमोशन ऑफ वेल इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ। डिफरेंटेशन जो प्रोसेस होता है इज ए प्रे रिक्वेस्टिक फॉर ए रीडिफरेंटेशन। एब्सिसिक एसिड जो होता है इज ए प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर। एपिकल डोमिनेंस प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है हम लोगों को ए बी सी डी ई, ठीक है ना, ए बी सी डी ई दिया गया। अब ए बी सी डी ई में आप लोग देखिए कौन सी करेक्ट ऑप्शन है, तो इसमें टाइम टेकिंग होंगे, टाइम लेगा आपसे, और टाइम लेगा इसलिए चांसेस हैं कि आप गलती कर जाएं, ठीक है ना। तो इसलिए क्वेश्चंस का ध्यान रखिएगा, बचिएगा इनसे, और इन क्वेश्चंस में अगर आपको आता है तो कीजिएगा। इसी के साथ आप देखिए लॉन्ग, है ना, कंफ्यूज टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं, देखिए कुछ मैं आपको लैंग्वेज देता हूं कि लॉन्ग कंफ्यूज टाइप क्वेश्चंस में किस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं एक क्वेश्चन आपके सामने बतलाता हूं, देखिए ये देखिए, फ्रॉम द गिवन, कितना लंबा इसमें लैंग्वेज दी गई है वो देखिए आप, उसी लैंग्वेज को आपको चूज करने स्टेटमेंट। एक और बहुत लंबी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, ये देखिए आप, इसमें आप लोगों को दिया गया है कि फ्लोविंग विच ऑफ द फ्लोविंग डायग्राम, है ना, इज करेक्ट विद रिगार्डिंग द प्रोक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूबुल ऑफ नेफ्रॉन। तो आपको टाइम देना पड़ेगा, और टाइम देना पड़ेगा तो इसलिए यहाँ पर आप लोगों को इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। आपकी तैयारी अच्छी है तो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, लेकिन टाइम टेकिंग है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस में दिक्कत आती है। अब एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, और स्टेटमेंट देखिए कितना, स्टेटमेंट फर्स्ट कितना लंबा है, स्टेटमेंट सेकंड कितना लंबा है, मैं पढ़ के बता सकता हूं आपको, लेकिन स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड, क्वेश्चन कहां से, आरएनए से, आरएनए वर्ड से। तो इज द आरएनए वर्ड इज कंसीडर्ड फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, तो उसकी लंबी लैंग्वेज हो जाएगी, तो टाइम जाएगा हमारा वीडियो लेक्चर का, तो उसको मैं लेना चाहता। लेकिन आप देखिए कि 2 स्टेटमेंट इतने लंबे दिए गए, ठीक है ना, उन स्टेटमेंट के बाद तो इतनी लंबी सी कहानी है, तो फिर बच्चे को टाइम लगता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, उन बातों पर हम आते वापस और समझते हैं। पहली बात ये, टाइप टेकिंग क्वेश्चन में अगर आपके पास टाइम है तो कीजिए, और इसका मैनेजमेंट ढंग से कीजिएगा, ठीक है ना, ढंग से कीजिएगा। आप क्या ध्यान रखना है आपको, टाइम टेकिंग क्वेश्चन में आप बायो के जो 80 क्वेश्चन कर रहे हैं, एक हैंड में आप लोग मान लीजिए बायो में से 60 क्वेश्चन कर लेते हैं, एक एग्जांपल रखें, और अब 20 क्वेश्चंस में आप रुके हुए हैं, और 20 क्वेश्चन जनरली कौन से छोड़िएगा, वो क्वेश्चन को रुकिएगा बाद में जो टाइम टेकिंग है, स्टेटमेंट वाले हैं, क्योंकि वो आपका एक कंसिडर चाहते हैं, ठीक है ना।
तीसरा जो क्वेश्चंस होता है जिसमें आपको आ ही नहीं रहा, तो जो आपको आता ही नहीं है, तो 3 क्वेश्चंस को आपने छोड़ दिया 20 क्वेश्चंस में। अब फिजिक्स केमिस्ट्री पर जाइए, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन होंगे जो ईज़ी होंगे या मीडियम होंगे, उनको कर कर आइए। तो पहले हाथ में अगर मान लीजिए 60 बायो के हो जाते हैं, है ना? 25 केमिस्ट्री के हो जाते हैं और 20 फिजिक्स के हो जाते हैं, तो आप लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन तो कर लिए। अब सेकंड हैंड में बायो को जल्दी से लीजिए और इन 20 क्वेश्चन में से सेकंड हैंड में आप कितने अटेंड कर सकते हैं। सपोज कीजिए इन 20 में से भी टाइम ले लिया आपने और 15 क्वेश्चन कर लिए, 5 क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि मैं इसको करूँगा या नहीं करूँगा, बाद में देखूँगा। तो इसमें 5 और ऐड कर लीजिए, बायो लीजिए, आपको केमिस्ट्री में बचे हुए 10 क्वेश्चन और या 15 क्वेश्चन आ गए और बाकी आपको फिजिक्स के अंदर 5 क्वेश्चन और आ गए। तो आप ऐसी कंडीशन में तो पहुँच चुके हैं जहां आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब लास्ट बचते हैं क्वेश्चन जो आपको रैंक बूस्टर क्वेश्चन है। बायो के 5 बच गए, केमिस्ट्री के 5 बच गए या फिजिक्स के 5 बच गए, तो उनको अब आप देख सकते हैं लास्ट में। हो जाते हैं तो उनमें जो-जो हो सकते हैं वो कर लिएगा। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस उन पर भी स्पेशल ध्यान रखिएगा। तो वहां पर भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत कम चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चंस में आपसे कोई गलती हो। ठीक है बच्चों? तो मेरे अकॉर्डिंग आपके जितनी बात करना आपसे जरूरी थी वो हो चुकी है। अपन ज़्यादा टाइम भी नहीं ले सकते, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, इन क्वेश्चंस का ज़रूर ध्यान रखिएगा और इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए पहले से रेडी रखिएगा। जो मैंने आपसे जल्दी-जल्दी बोला है कि 60 क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं, वो कर लीजिए और 20 क्वेश्चन मान लीजिए आपसे नहीं हुए, उनको आप पहले आप केमिस्ट्री, फिजिक्स कर लीजिए, उसके बाद 20 क्वेश्चन बायो के बचे हैं तो वो कीजिएगा, बाकी जो केमिस्ट्री के बचे हैं, जो फिजिक्स के बचे हैं। ये सेकंड हैंड हो गया आपका। थर्ड हैंड में क्या कीजिएगा आप कि अब जो बचे हुए 5-5, 7-7 क्वेश्चन है, उन पे अपना हाथ साफ कीजिए और एंड में टाइम मैनेजमेंट करते हुए आप जितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं, सही-सही उनको कीजिए और बाकी लेफ्ट आउट कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अपनी तैयारी करते रहिए। 6 दिन, 7 दिन भी कम नहीं होते हैं। ये आपको अंदर ले आएँगे और एक रैंक आपको जो चाहिए वो मिल जाएगी। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी करते रहिए। गुड डे एंड गुड बाय और बेस्ट विशेस आपको।